कहते हैं ना कि जुल्म का रास्ता चाहे कितना भी आपको खूबसूरत क्यों ना नजर आए, कितना भी सुनहरा क्यों ना दिखे, वो खत्म होता है जेल की सलाखों के पीछे। और ये जो आज जुल्म की दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। खूबसूरत हसीना की, जो घर से पढ़ाई के लिए निकली थी, पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और घर से बड़े बड़े सपने लेकर निकली थी और उलझ गई शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ सलाखें या फांसी का फंदा ही होता है। लेकिन जब पैसा आसानी से और बिना मेहनत किए जुर्म के रास्ते से जब आता है तो फिर कौन सोच सकता है कि आगे क्या होगा उस वक्त, क्योंकि सारा कुछ सुनहरा और सारा कुछ अच्छा लगने लगता है। प्रिया ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। जी हाँ, ये जुर्म की कहानी है प्रिया सेठ की। राजस्थान का जिला पाली के फालना में रहने वाली सीधी सादी प्रिया सेठ, जिसके 12वीं तक पढ़ाई में काफ़ी अच्छे अंक आते थे और फालना में इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ाई करती थी। उसने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% नंबर हासिल किए थे। 2011 में पढ़ाई के लिए वो जयपुर आ गई। जयपुर आते समय उसकी माँ ने कहा था, क्योंकि पढ़ाई करने जा रही थी तो उसकी माँ ने कहा था, बेटा प्रोफेसर बन के ही लौटना। प्रोफेसर बन के ही लौटना ये इसलिए कहा था क्योंकि प्रिया का जो पूरा परिवार है वो दरअसल पूरा टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ा हुआ था। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे थे, पिता भी फालना के अंदर लेक्चरर थे, माँ खुद टीचर हैं, फूफा जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और अब प्रिया की माँ को क्या पता था कि जिस बेटी को वो प्रोफेसर बनने के लिए भेज रही है वो दरअसल पढ़ाई लिखाई की प्रोफेसर नहीं बल्कि जुर्म की प्रोफेसर बनने के लिए जा रही है। खैर, उस वक्त तो खुद प्रिया को भी नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। प्रिया जयपुर गई और जयपुर में अपनी नानी के घर में वो रहती थी। लेकिन जैसे ही बड़े शहर की हवा लगी प्रिया को, क्योंकि खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी थी, तो जैसे ही जब बड़े शहर की हवा लगी तो धीरे धीरे उस बड़े शहर की रंगीनियों के अंदर प्रिया रंगने लगी। उसके खर्चे बढ़ गए, उसके रंग ढंग भी कुछ हाई फाई होने लगे। अब नानी से उसकी रोज चिकचिक होने लगी। प्रिया दरअसल अब वो आजाद रहना चाहती थी, उसको किसी की रोक टोक पसंद नहीं था। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ में मस्ती करना और जिंदगी को पूरी लग्जरी के साथ में जीना, अब वो सब कुछ ये चाहती थी। जो प्रोफेसर बनने का सपना था वो अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था और इसी वजह से अब वो नानी से अलग रहने लगी। मान सरोवर के अंदर, जयपुर में ही मान सरोवर है, उसके अंदर वो अलग रहने लगी। और जो खर्चे थे वो प्रिया के इतने बढ़ गए कि जो रुपया उसके घर से आता था वो महज 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता था। परिवार वालों से भी अब प्रिया के झगड़े बढ़ने लगे, खास करके खर्चों को लेकर, क्योंकि वो बार बार पैसे मांगती और क्योंकि सब टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े थे, उनकी एक बंधी हुई इनकम थी, वो एक हद तक प्रिया को पैसे भेज सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब झगड़े होने लगे तो प्रिया के घर वालों ने उसको पैसे भेजना बंद कर दिया। इधर प्रिया चकाचौंध की दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो गई कि अब उसको कुछ सही और कुछ गलत, उसका फर्क वो बिल्कुल मिटा चुकी थी। सिर्फ एक ही मकसद था कि उसको अब पैसा चाहिए था अपनी जिंदगी को आराम से और लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए। घर वालों ने पैसे भेजना बंद कर दिए और इसी दौरान प्रिया की मुलाकात एक देह व्यापार से जुड़े एक युवक से हो गई। अब वो उसकी मदद से प्रिया ने अमीर लड़कों को फंसाने का एक खतरनाक खेल शुरू किया और इस बीच उसकी दोस्ती हुई दीक्षांत से।
दोनों बजाज नगर की अनीता कॉलोनी में लिव इन में रहने लगे। दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद में ये दोनों लिव इन में रहने लगे। यहीं पर दोनों ने टिंडर के लिए लड़कों को, जो टिंडर ऐप आती है जिसके अंदर अक्सर डेटिंग ऐप कहा जाता है, उसमें लड़कों को फांस कर कम समय में अमीर बनने का एक प्लान बनाया। और यही नहीं, प्रिया ने एक एस्कॉर्ट की अश्लील वेबसाइट भी बनाई और उस वेबसाइट को वो मैनेज करने के लिए महीने के 90,000 रुपए देती थी और यहीं से वो अमीर लड़कों को फंसाने का खेल उसका चलता था। उसने इस काम के अंदर कई जो और दूसरी लड़कियां थी इस घिनौने कारोबार के अंदर उसने शामिल कर लिया, क्योंकि जयपुर के अंदर जो आसपास के, खास करके राजस्थान के आसपास के जो छोटे शहर हैं, उन शहरों से लड़कियां आती हैं। जयपुर क्योंकि अब एक बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी बन चुका है, तो उसकी रंगीनियां में खो जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं और खर्चे को पूरा करने के लिए ये लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। प्रिया भी उनमें से एक थी और उसी की तरह जो काफ़ी लड़कियां थी उनको भी उसने शामिल कर लिया। प्रिया सेठ पैसों के लिए अब वो किसी भी हद तक कर गुजरने को तैयार रहती थी। एस्कॉर्ट सर्विस देने के नाम पर 1000 से ज़्यादा युवकों को उसने ठगी का शिकार बना लिया था। यही नहीं, उसने हद इतनी बढ़ गई कि जब उसको पैसों की ज़रूरत हुई तो उसने एटीएम भी लूट लिया गैस कटर से। ये सारा पुलिस की चार्जशीट के अंदर शामिल है। प्रिया के हर गुनाह उसमें दर्ज है। प्रिया रोज़ नए नए बॉयफ्रेंड बनाती, उनको यूज़ करके लूट लेती। जिस दीक्षांत के साथ में वो साथ में रहती थी उसके भी खर्चे इतने थे कि हर महीने उसके ऊपर वो 2 लाख रुपए उड़ाती थी। दीक्षांत और प्रिया दोनों के महंगे शौक थे, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना और जिनके लिए जो आउटलेट उस वक्त राजस्थान के अंदर नहीं होते थे ब्रांडेड बड़े बड़ी ब्रांड के, तो इसके लिए वो फ्लाइट पकड़ के शॉपिंग करने के लिए मुंबई, बेंगलुरु जाते थे और हर दूसरे तीसरे दिन 5 स्टार होटल के अंदर वो मजे करते थे। प्रिया और उसका प्रेमी दीक्षांत दोनों ही लग्जरी लाइफ जीते थे। दीक्षांत नशा भी करता था और कर्जे में भी डूबा हुआ था, लेकिन वो प्रिया के पैसों पर ऐश करता था। 80,000 रुपए के जूते और 45,000 की लग्जरी घड़ी पहनता था। दीक्षांत हर महीने करीब 2 लाख रुपया खर्च करता था और ये पैसा उसको प्रिया देती थी। प्रिया और दीक्षांत ने एक दूसरे के नाम के हाथ में टैटू भी बनाए रखे थे। दोनों एक दूसरे को, क्योंकि लिव इन के अंदर रहते थे, प्रिया ने दीक्षांत पर दबाव बनाकर उसके हाथ पर पहले खुद के नाम का टैटू बनवाया और उसके बाद में खुद ने भी दीक्षांत के नाम का टैटू हाथ पर गुदवाया। पुलिस पड़ताल में यह भी सामने आया कि दोनों ने दूसरे युवक युवतियों के साथ भी रिश्ते थे। जब एस्कॉर्ट सर्विस चलाती थी और वो दलाली का काम करता था तो जाहिर सी बात है ये सब होगा ही होगा। एस्कॉर्ट सर्विस को सोशल मीडिया पर ये ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करवाती थी और अगर कभी कलेक्शन कम होता तो उस दिन नए ग्राहकों को फंसाने के लिए वो उनको धमकी देकर और लूट लेती थी। जिस अपार्टमेंट में ग्राहकों को बुलाया जाता था वहाँ नीचे दलाल खड़े रखती थी। एक बार ग्राहक के आने के बाद में उस पर दबाव बनाकर बोलती कि पहले नीचे जाकर एजेंट को आपको रुपये देने होंगे। ग्राहक एजेंट को रुपये देकर वापस आता, तब तक वो खुद पहुंच जाती। प्रिया ने ऐसे करीब 1000 से भी ज्यादा युवकों को ठगा और बदनामी के डर से लूट का शिकार हुए जो भी लोग थे वो उसकी शिकायत कहीं करते नहीं थे। प्रिया का जो बॉयफ्रेंड था वो मुंबई में काम करता था, लिव इन में इधर रहता था, लेकिन बोलता था कि काम मैं मुंबई में करता हूं और नशा करता था, ड्रग्स लेता था और इस वजह से उस पर काफ़ी कर्जा बढ़ गया था। बताते हैं कि करीब 20-25 लाख का कर्जा हो गया था। तकाजा करने वाले और कर्ज देने वाले उसको फ़ोन पर धमका रहे थे। दीक्षांत काफ़ी परेशान रहने लगा था इस कर्ज की वजह से। उसने ये बात जब प्रिया को बताई और उससे मदद भी मांगी तो प्रिया ने दीक्षांत और उसके साथी लक्ष्य उसके साथ में मिलकर किसी को फंसा कर और
रुपये जुटाने का प्लान बनाया, क्योंकि प्रिया के पास भी इतने रुपए नहीं थे। तब उसने कहा कि ये जो काम है, कुछ काम बड़ा करते हैं और बड़ा करके किसी को ऐसे को फंसाते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाते हैं, तो हम ये पूरा के पूरा ये प्लान कर सकते हैं, तुम्हारे कर्जा उतार सकते हैं। इधर दुष्यंत ने खुद को बताया था कि वो दिल्ली का बिजनेसमैन है। प्रिया और दुष्यंत ये दोनों दरअसल टिंडर पे मिले थे। दरअसल जो दुष्यंत था टिंडर पे, वो प्रिया से दीवान कोहली के नाम से मिला था और खुद को दिल्ली का बहुत बड़ा उसने बिजनेसमैन बताया था। प्रिया को लगा कि वो सच में कोई बड़ा बिजनेसमैन है। उसने ये बात दीक्षांत को बताई और दोनों ने क्या किया, उसको किडनैप कर लिया और किडनैप करके 20 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का प्लान बनाया। प्रिया ने 2 मई 2018 को दुष्यंत को मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां पहले से ही दीक्षांत बैठा हुआ था। थोड़ी देर में ही जो लक्ष्य था इनका साथी, वो भी आ गया। फ्लैट पर पहुंचते ही तीनों ने दुष्यंत को बंधक बना लिया। प्रिया ने दुष्यंत के जो डॉक्यूमेंट थे वो निकाल कर देखे तो परेशान हो गई, क्योंकि वो जिसको बड़ा बिजनेसमैन दीवान कोहली मान रही थी, वो उसको बड़ा बिजनेसमैन समझती थी, वो एक साधारण युवक था, दुष्यंत शर्मा। आरोपियों ने दुष्यंत के पिता जो रामेश्वर प्रसाद हैं, क्योंकि अब उसको अपहरण कर लिया था, उनकी जो सच्चाई थी वो सामने आ गई थी और उनको पैसों की भी जरूरत थी, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके पिता से पैसा मांगा जाए। तो उन्होंने उसके पिता राम प्रसाद से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इधर पिता ने 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट के अंदर जमा भी करा दिए। अब इधर जमा करा दिए, लेकिन क्योंकि उनकी असलियत दुष्यंत के सामने आ गई थी, तो उन तीनों ने दुष्यंत का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। दुष्यंत की हत्या करने के बाद प्रिया सेठ ने उसका एटीएम कार्ड निकाला और एटीएम से 3 बार में 25,000 रुपए निकाले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 3 मई को 10,000 रुपए निकाले। उसके बाद में फिर कुछ देर बाद 10,000 रुपए फिर निकाले और उसके बाद में 5,000 रुपए निकाले। ये एटीएम लक्ष्मी मंदिर तिहाई वहाँ जयपुर में ही है, वहाँ SBI का था। इसके बाद आरोपियों ने वहीं से एक ट्रॉली बैग खरीदा और ट्रॉली बैग में दुष्यंत का शव डाला। जो लाश थी वो उस बैग के अंदर, बड़े बैग के अंदर डाली और गाड़ी को आमेर के जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। आरोपी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले गए थे ताकि किसी को शक न हो। नंबर प्लेट बनवाने के लिए दीक्षांत ने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। किसी को शक नहीं हो इसलिए 2 एक जैसे बैग खरीदे थे। दुष्यंत की हत्या के बाद आरोपियों ने न्यू सांगाने रोड सोडाला में कमल मेघानी की दुकान पर 1,600 रुपए का ट्रॉली बैग खरीदा था। ट्रॉली बैग में शव लाश को रखकर जंगलों में फेंकने के बाद में प्रिया और दीक्षांत वापस उसी दुकान पर गए और वैसा ही एक और बैग खरीदा ताकि अपार्टमेंट में किसी को शक न हो कि बैग लेकर गए थे तो खाली, लेकिन हाथ उनके खाली वापस क्यों आए। 3 मई 2018 को दुष्यंत के जो पिता हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उन्होंने जोटवाड़ा थाने के अंदर रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दुष्यंत 2 मई की शाम 7 बजे से ऑफिस में कोई काम होने की बात बोलकर निकला था, वापस नहीं आया। इसके बाद एक बार फोन पर बात हुई, तब दुष्यंत ने कहा कि वो लेट हो जाएगा। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया और सुबह तक नहीं लौटा। 3 मई को उसके फ़ोन पर दुष्यंत के मोबाइल नंबर जो भी हैं उनसे एक कॉल आया। फ़ोन पर एक लड़की थी, उसने कहा कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए दे दो। इसके बाद में 10 बजे उन्होंने दुष्यंत के यूनियन बैंक ब्रांच झोटवाड़ा खाते में 3 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर भी उनके बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं है। अब अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया और अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस ने इधर जांच शुरू करी। आमेर के मैक्सिमा होटल के सामने खौर दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में बैग में पुलिस को लाश भी मिल गई। झाड़ियों के में नीले रंग का ट्रॉली बैग था। उसकी चेन खोली तो अंदर शव था।
सिर पर काफी गहरा घाव था, नाक कान से खून निकल रहा था। झोटवाड़ा सीआई गुरु भूपेंद्र पहुंचे तो दुष्यंत के रूम में उसकी शव की शिनाख्त हुई। शव मिलने के बाद में हत्या की धाराएं जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ था उसमें जोड़ी गई। पुलिस ने दुष्यंत के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो इससे खुलासा हुआ कि हत्या के पहले दुष्यंत और प्रिया के बीच में कई बार बात हुई। 25 अप्रैल 2018 को दोनों के बीच में 7 बार बात हुई, 26 अप्रैल को 5 बार बात हुई, 28 अप्रैल को भी 1 बार, 30 अप्रैल को 3 बार और 1 मई को 3 बार बात हुई। पुलिस ने ये निकाला कि लगातार इन दोनों के बीच में बात हो रही है और इधर दुष्यंत के जेब में जो चाबी थी, फ्लैट की चाबी भी मिली। वहाँ पर जो झोटवाड़ा सीआई गुरु भूपेंद्र सिंह के भी जो कोर्ट के अंदर बयान हुए थे, उन्होंने बयानों में बताया था कि दुष्यंत के शव की जेब में ही प्रिया के फ्लैट की चाबी मिली थी। अपार्टमेंट के बाहर गार्ड भी था, लेकिन आने जाने का रजिस्टर उस पर मेंटेन नहीं था, इसलिए उससे पता नहीं चला। जांच में यह भी सामने आया कि प्रिया के फ्लैट से दुष्यंत शर्मा के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की कॉपी भी मिली। इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा भी वहां पर जो फर्श करने का जो पोछा है, जूते, जुराब, बेल्ट, बियर की बोतल, कांच के टुकड़े, मोबाइल फोन, दुष्यंत के यूनियन बैंक के एटीएम कार्ड, 2 चाबी, पर्स, खून में लगी हुई जीन्स, ये चाकू, ये सब के सब वहां से बरामद हुए। पुलिस की टीम लोकेशन के आधार पर गांधीनगर स्टेशन पहुंची तो वहां पर दुष्यंत की गाड़ी RJ14 AC 2555 मिली। पुलिस ने जब गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी के अंदर प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, ये तीनों गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले गई। सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने दुष्यंत का अपहरण करके हत्या करने की बात कबूल कर ली। दीक्षांत के कमरे से चाकू, हथियार भी बरामद कर लिए गए। सेशन कोर्ट में ट्रायल के दौरान जब प्रिया के बयान हुए तो प्रिया ने कोर्ट में कहा कि वो लक्ष्य वालिया और दीक्षांत को नहीं जानती, उन दोनों से पहले वो कभी नहीं मिली, उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं लक्ष्य ये बोला कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया है, शराब गांजा भी नहीं पीता, वो लड़का लड़की के साथ बस्तीराम पेट्रोल पंप पर भी नहीं गया। दीक्षांत ने ये बोला कि उसने कोई फ्लैट किराए पर नहीं लिया, किसी की हत्या नहीं की। लेकिन ये सारे के सारे झूठ थे, वो कोर्ट के अंदर वो साबित नहीं कर पाए और जो सच था वो सामने आया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और आखिरकार कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दीक्षांत कामरा उर्फ रॉकी, राजीव कामरा उम्र 25 साल, लक्ष्य वालिया पुत्र सुनील वालिया उम्र 27 साल और प्रिया उर्फ नेहा पुत्र अशोक सेठ निवासी फालना की रहने वाली, इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रिया और दीक्षांत कामरा दोनों ही बजाज नगर की ईडन गार्डन अनीता कॉलोनी के अंदर लिव इन में रहते थे, ये भी साबित हो गया, उनका हर जुर्म साबित हो गया। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी सुनहरा क्यों ना हो, आखिरकार वो खुलता है जेल की कार कोठरी के अंदर। और अब इन तीनों को हाल ही में इन तीनों को हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं।